मीडियम था ना, मीडियम था कल लास्ट। नेक्स्ट हेडिंग देखो, नेक्स्ट पेमेंट अनइवननेस। पेमेंट अनइवननेस और अनड्यूरेशंस, और अनड्यूरेशंस। पेमेंट अनइवननेस और अनड्यूरेशंस, अनड्यूरेशंस, अनड्यूरेशन, यस। पेमेंट अनइवननेस या फिर अनड्यूरेशन। अब क्या मतलब है अनइवन होने का? एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, या फिर अनड्यूलेशन बोल दो। अनड्यूलेटेड सरफेस है, मतलब एक जैसा नहीं है, ये मतलब होता है। अब रोड का सरफेस जितनी हमें कोशिश करनी चाहिए एज मैक्सिमम एज पॉसिबल वो रहना चाहिए, मतलब एक तरह से यूनिफॉर्म, इवन रहना चाहिए सरफेस। सरफेस कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इवन का मतलब है एक समान होना चाहिए सरफेस आपके पास, इवन जैसे ऐसा रहना चाहिए सरफेस, इस तरह से, ऐसे इवन सरफेस, इवन होना चाहिए सरफेस, ऐसा सरफेस होना चाहिए इवन। बट इवन नहीं रह पाता है, होना चाहिए इवन सरफेस लेकिन इवन नहीं रह पाता है सरफेस। तो अनड्यूरेशन का मतलब क्या है? अनइवन होने का मतलब है, पेमेंट अनइवन होने का मतलब है ये ऐसे, ये मतलब है अनइवन होने का। अनइवन मतलब एक समान नहीं रहा सरफेस, अनइवन हो चुका है, अनइवन हो चुका है, ऊपर नीचे हो रखा है सरफेस, ये मतलब था। आया समझ में इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का? ठीक, अब देखो नेक्स्ट। वो लाइट बंद हो गई शायद। तो ये मतलब है अनइवन होने का, अनइवन। एंड ये है आपके पास में इवन सरफेस। ठीक, इसको अनइवन सरफेस बोल दो या फिर अनड्यूलेटेड सरफेस भी बोल सकते हैं, अनड्यूलेटेड, अनड्यूलेटेड भी कह सकते हैं। अब इसमें समझना इसमें दिक्कत क्या है, हमें कोशिश करनी है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल हो सके सरफेस कैसा रहना चाहिए? इवन रहना चाहिए। अगर अनड्यूलेटेड हुआ, वो अनइवन सरफेस हुआ, तो क्या दिक्कत होगी, वो दिक्कत समझो जरा। जैसे सपोज जब रोड बनाई थी उस समय तो सरफेस ऐसा था, जिस समय रोड की कंस्ट्रक्शन हुई थी उस समय ऐसा सरफेस था, बिल्कुल इवन सरफेस था पूरी तरह से। लेकिन सिंस रोड बनने के बाद में उसके ऊपर बहुत हैवी लोड आते हैं, हैवी लोड आते हैं, वो देखा होगा तुमने ट्रैक्टर्स में, ट्रक्स में कितने कितने हैवी लोड लेके जाते हैं। तो इसकी वजह से ये सरफेस क्या हो गया, कुछ थोड़ा बहुत इस तरह से हो चुका। इनिशियली ऐसा सरफेस था बिल्कुल प्लेन, और बाद में कैसा हो गया सरफेस, इस तरह का सरफेस हो चुका। अब इससे क्या दिक्कत हो गई, इससे दिक्कत हुई, ये हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि इसके ऊपर बहुत हैवी लोड आया पेमेंट के ऊपर, ये हैवी लोड है, हैवी लोड, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब इससे क्या दिक्कत होगी, यहाँ पर एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो गया ना, गड्ढा सा क्रिएट हो चुका। अब जैसे सपोज करो बारिश हुई, बारिश होने के बाद में बारिश का पानी जो है वो आएगा यहाँ पे सरफेस पे, एंड सरफेस पे आने के बाद में इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, इस गड्ढे के अंदर इकट्ठा हो चुका पानी। अब जो बारिश का पानी इस गड्ढे के अंदर इकट्ठा हुआ है वो पानी बाहर नहीं जा पाएगा, चाहे आपने भले ही रोड पर क्या प्रोवाइड कर रखा है, कैम्बर भी क्यों ना दे रखा हो, फिर भी वो रुक जाएगा रोड पे। तो ये वाटर इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे, ये है वाटर, ये वाटर है। अब ये जो वाटर है यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, इस रोड के अंदर एंट्री लेगा ना, है ना, अंदर एंट्री लेगा ये रोड में। भाई बाहर तो नहीं जा पा रहा रोड के सरफेस पे, तो कहाँ जाएगा, पास करके रोड के अंदर पहुंचेगा पानी जो है। अब ये वाटर पहुंचेगा रोड के अंदर, जब ये वाटर रोड के अंदर पहुंचा तो यहाँ पे क्या थे, एग्रीगेट्स थे, ऐसे सब एग्रीगेट थे आपके पास ना, इस तरह से एग्रीगेट थे, एग्रीगेट थे। एंड एग्रीगेट को बाइंड कर रखा था किसने, बिटुमिन ने बाइंड कर रखा था, ऐसी कंडीशन थी। तो ये वाटर है, वाटर नीचे गया पास करके, ये है एग्रीगेट, एग्रीगेट को बाइंड कर रखा है किसने, बिटुमिन ने बाइंड कर रखा है। अब जब वाटर नीचे पहुंचा तो ये वाटर क्या करेगा, इन एग्रीगेट एंड बिटुमिन के बॉन्ड को वीक करा देगा, वीक करा देगा इनके बॉन्ड को। और जैसे ये बॉन्ड वीक हो गए, बॉन्ड वीक होने का मतलब क्या है, बॉन्ड वीक होने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है,
अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पास पास है मतलब, एंड वीक है तो इसका मतलब क्या है, दूर दूर है, इसका मतलब है दूर है। बॉन्ड वीक हो गए, बॉन्ड वीक होने से एग्रीगेट कहाँ चले जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। आई कंडीशन समझ में? बॉन्ड वीक हो गए, बॉन्ड वीक होने से क्या होगा, एग्रीगेट दूर दूर मूव करना शुरू कर देंगे ऐसे। ये देखो ये दूर दूर चले गए, ठीक है, बॉन्ड वीक हुआ, बॉन्ड टूट गया इनके बीच का, बॉन्ड टूटने से क्या होगा, दूर दूर जाएंगे। एंड जब ये दूर दूर गए तो इनके बीच में क्या डेवलप हो गया, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। एंड इसी स्पेस को खाली जगह को क्या कहते हैं, क्रैक कहते हैं। ये जो स्पेस यहाँ पे क्रिएट हुआ इसी को क्या कहते हैं, क्रैक कहते हैं, या फिर वॉइड भी तो कह सकते हो इसी को, या फिर क्या कह सकते हैं, वॉइड कह सकते हैं। तो ये है आपके पास में क्रैक, या फिर वॉइड, वॉइड क्रिएट हो गया, क्रैक क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब एक छोटा सा क्रैक क्रिएट हुआ रोड पर। अब देखो धीरे धीरे कैसे होगी कहानी, क्रैक आ गया रोड पर ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, विद टाइम जो लोड था वो तो कंटिन्यूसली आ ही रहा है रोड पे, लोड तो आ ही रहा है ना कंटिन्यूसली रोड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई कि भाई जो एरिया पहले लोड ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल था वो एरिया कम हो चुका। मतलब समझो जरा पॉइंट का, ये जो है स्पेस, क्या इस स्पेस में से भी लोड ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा। लोड ट्रांसफर होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के कॉन्टेक्ट पर। लोड ट्रांसफर करने का मतलब है हमें लोड को आगे पहुंचाना है सॉइल में या फिर एग्रीगेट्स में, तो लोड को ट्रांसफर करना है। लोड कैसे ट्रांसफर होगा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट पे लोड ट्रांसफर होता है। ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट कहते हैं इसको। ग्रेन मतलब पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट, पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट से लोड ट्रांसफर होता है। अगर पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट ही नहीं होगा तो लोड ही ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ऐसे समझ लो, एग्जांपल जैसे सपोज करो 5 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाइन में खड़ा कर दिया बिल्कुल, और लाइन में खड़े कर रखा है कैसे, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट करके, मतलब उनके बीच में कांटेक्ट है, जोड़ रखा है उनको। आपने सबसे सामने वाले स्टूडेंट को धक्का दिया, जब सामने वाले स्टूडेंट को धक्का दोगे तो वो उसका असर पीछे वाले स्टूडेंट्स पर भी आएगा, आएगा ना। अगर ज्यादा तेजी से धक्का दीजिए तो सारे के सारे स्टूडेंट पीछे गिर जाएंगे, ऐसा ही तो होगा ना कंडीशन। लेकिन अब सपोज करो फिर से वही 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट के बीच में इस बार गैप दे रखा है आपने, गैप दे रखा है आपने, सामने वाले स्टूडेंट को धक्का दिया, क्या वो पीछे वाले पे ट्रांसफर होगा, क्या नहीं ट्रांसफर हो रहा है। तो यही तो मतलब है ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से लोड ट्रांसफर होता है। पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में कॉन्टेक्ट था तो लोड ट्रांसफर हो गया आगे वाले से पीछे वाले को। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच में कॉन्टेक्ट था तो लोड ट्रांसफर हो गया आगे वाले से पीछे वाले स्टूडेंट को। अगर ये कॉन्टेक्ट ही ना होता तो नहीं ट्रांसफर हो रहा था ना लोड। और हमें सॉइल में, सॉइल जैसे एग्रीगेट में पेमेंट पे ज्यादा लोड कब अप्लाई करवा पाओगे, जब लोड अच्छे से ट्रांसफर हो रहा हो या ना ट्रांसफर हो रहा हो, जब ट्रांसफर हो रहा हो। भाई जब ट्रांसफर हो रहा है तब तो ज्यादा लोग मिलकर उस लोड को बियर कर रहे होंगे ना। अब जब ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तब तो एक अकेला इंसान उसको बियर कर रहा है पूरे के पूरे लोड को। आई कंडीशन समझ में, कैसा है पॉइंट। तो हम क्या चाहेंगे कि कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए। कॉन्टेक्ट अगर अच्छा हुआ तो लोड इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, ज्यादा लोड आप ट्रांसफर करवा सकते हो। अगर कॉन्टेक्ट अच्छा नहीं हुआ तो लोड ट्रांसफर ज्यादा नहीं करवा पाएंगे। आगे पॉइंट समझ में सारे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्ट टूट चुका, कॉन्टेक्ट टूट चुका है, एरिया जो अवेलेबल था लोड ट्रांसफर करने के लिए वो कम हो चुका। ये वाला एरिया अब लोड ट्रांसफर नहीं कर रहा है, जो जहां पे वॉइड क्रिएट हुआ है सिर्फ ये, पहले तो पूरा एरिया ट्रांसफर कर रहा था लेकिन अब सिर्फ इतना एरिया लोड ट्रांसफर कर रहा है। कौन से वाला, जस्ट ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ट्रांसफर नहीं कर रहा है लोड। आ गया समझ में पॉइंट, क्योंकि गैप ही नहीं रहा ना, तो एग्रीगेट के बीच में, सॉरी स्पेस क्रिएट हो चुका है एग्रीगेट के बीच में, कॉन्टेक्ट ही नहीं रहा, तो ये कहां से लोड ट्रांसफर करेगा। आया समझ में। अब देखो जरा, लेकिन लोड अभी भी कंटिन्यूसली आ ही रहा है, वो लोड थोड़ी लोड हटा दिया आपने, लोड तो नहीं हटा ना। प्रेशर क्या होता है बताओ, हाँ फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अभी भी सेम है, फोर्स जो आ रहा है वो तो क्या है अभी भी सेम ही है, लेकिन एरिया क्या हो गया, कम हो चुका। प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब जब एरिया कम हुआ प्रेशर बढ़ा, आपने उस कम एरिया पे और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करवा दिया, क्रैक क्या होगा, बढ़ जाएगा और ज्यादा। क्रैक बढ़ने का मतलब क्या है, गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा, गैप और ज्यादा बढ़ेगा, एरिया और ज्यादा कम होगा, एरिया और ज्यादा कम हो चुका, प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा प्रेशर। ये कहानी चलती जाएगी और एक टाइम पर अगर पूरे का पूरा रोड का सरफेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरी रोड टूट जाएगी। आया समझ। तो ऐसे चलेगा देखो फेलियर, ऐसे होता है। लोड एंड वाटर मिलके दोनों फेलियर करवाते हैं। भाई पानी भी तो आया ना यहाँ पे,
हैवी लोड था जिससे गड्ढा क्रिएट हुआ और फिर पानी ने आगे क्या कर दिया, सारा काम कर दिया। देखो आई कंडीशन समझ में। तो इससे ये भी आइडिया लगा होगा कि पेमेंट जो है वो अनइवन क्यों नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट था क्या बताने का, पेमेंट अनइवन नहीं होना चाहिए था। पेमेंट अनइवन ही तो करवा दिया था आपने भाई, इवन तो ये था ऊपर वाला, लेकिन ये अनइवन हो गया था पेमेंट। अगर जैसे ही पेमेंट अनइवन हुआ, गड्ढा सा बना, यहाँ पर पानी आएगा उसमें, ऐसे ऐसे सारी की सारी कहानी हो जाएगी, ऐसे चलेगा। तो आया समझ में अनइवन क्यों नहीं होना चाहिए पेमेंट का सरफेस, ये कंडीशन है। तो पेमेंट अनइवननेस इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि भाई है क्या, डिफाइन कैसे करेंगे, राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल इन द रोड सरफेस, रोड के सरफेस पे जो राइज एंड फॉल दिखेगा आपको, उसी को क्या कहते हैं, पेमेंट अनइवननेस कहते हैं, उसी को कहते हैं पेमेंट अनइवननेस। कोशिश करनी चाहिए जितना कम से कम हो सके उतना कम रखो इसको। अनइवन नहीं होना चाहिए रोड का सरफेस, अगर अनइवन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत है, वो दिक्कत बताइए अभी। मेजर करते हैं कैसे, इन द टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स। इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स, पेमेंट अनइवननेस को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अनइवननेस इंडेक्स कहते हैं। एंड अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है, टोटल राइज एंड फॉल किसी भी यूनिट लेंथ में। 1 किलोमीटर लेंथ आपने कंसिडर कर दी, उस 1 किलोमीटर लेंथ में आपको टोटल कितना राइज एंड फॉल देखने को मिल रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, पेमेंट अनइवननेस कहते हैं। राइज एंड फॉल का मतलब है जैसे ये सरफेस है, ये लेटर सपोज ये लेंथ है 1 किलोमीटर, ये लेंथ 1 किलोमीटर है आपके पास में। सो इस 1 किलोमीटर लेंथ में ये राइज हुआ, ये फॉल हुआ, फिर ये राइज हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर राइज हुआ। इन सब राइज एंड फॉल की वैल्यूज देख लीजिए, x1, x2, x3, x4, x5। अनइवननेस इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 प्लस, चलती जाएगी कहानी, और अपॉन में क्या है, लेंथ ऑफ रोड। 1 किलोमीटर के लिए लिखना है ना, तो 1 किलोमीटर के लिए कैसे आएगा, सपोज 10 किलोमीटर की रोड है तो आप 1 से उसको डिवाइड कर लो ना, सॉरी लेंथ से डिवाइड कर लो उसको, 1 किलोमीटर में आ जाएगा ना कितना है। आया समझ में पॉइंट, ये आया नहीं आया बताओ, आ गया समझ में। तो ये क्या होगा आपके पास में, दिस इज अनइवननेस इंडेक्स, इसकी यूनिट क्या रहेगी, हाँ इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस भी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं यूनिटलेस, लेकिन mm पर किलोमीटर भी तो लिख सकते हो। सपोज अनइवननेस को हम लिख रहे हैं किसी राइज एंड फॉल को किस में लिख रहे हैं, mm में लिख रहे हैं भाई, इतना mm अनइवननेस हो गया, इतना mm राइज एंड फॉल है, और पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर लेंथ में। सो क्या लिख सकते हैं, mm पर किलोमीटर लिख दो इसको। बताओ आया समझ में पॉइंट, क्या मतलब है। ये था आपके पास पूरा का पूरा टॉपिक। अब इसमें क्या करना है, ये डायग्राम बना लो अपने हिसाब से, यहाँ से बनाना शुरू करो, इसको बना लो, है ना। इसे बना लीजिए। तो ऐसे होता है फेलियर।
हाँ यूनिट लेंथ में बताते हैं, 1 किलोमीटर लेंथ में बताते हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे भी पॉइंट को ना। तो अनइवननेस इंडेक्स मतलब राइज एंड फॉल कितना हुआ है, ये 1 किलोमीटर लेंथ के लिए नोट करते हैं। हो गया है, लिखिए। चलो लिखो पॉइंट इसमें ना, लो अच्छा लिखो। हो गया, तुम्हारी सोम भी शुरू हो रही है शायद कल से शायद। क्या क्या अभी मतलब पक्का नहीं पता मुझे कि हो रही है या नहीं हो रही है, अगर होगी तो हाँ। मैकेनिक्स होगी खत्म, ठीक है। कम है यार मैकेनिक्स, कमी है इसमें, सिविल में कमी है मैकेनिक्स, मैकेनिकल में ज्यादा है। हाँ मतलब है तो इसमें भी, सिविल में भी, बट इतना ज्यादा नहीं है सिविल में पार्ट ना। सिविल में मेनली तुम्हारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मूवमेंट वगैरह। बाकी तो इतनी मैकेनिक्स तो सोम में भी डिस्कस हो ही जाती है, जितनी सिविल में चाहिए तुम्हें, रिएक्शन वगैरह निकालना वो सब तो सोम में भी सिखाते ही हैं, रिएक्शंस निकालना ना। तो शायद अभी मुझे पक्का नहीं पता है वैसे, अगर होगा तो वो तो पता लग ही जाएगा। चलो लिखो, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ द रोड शुड बी, एक सेकंड ना। ये एसएससी जेईई जो हाईवे चल रहा है वही है जी, इसमें अभी आप लोगों ने और कोई सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा है हाईवे के अलावा, सिर्फ सबने हाईवे ही पढ़ा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और हाईवे। कल से ना सर हाईवे की क्लास 1 बजे से रहेगी, ओके मतलब 1:30 बजे से या 2 बजे से, ठीक है 1:30 या 2 बजे से करो। 10 बजे से 1 बजे तक आपकी एक क्लास चलेगी, 10 बजे से 1 बजे तक सोम की क्लास चलेगी, सोम भी स्टार्ट होगा, और फिर 2 बजे से आपका हाईवे चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो आदत लग गई होगी ना 6-6 घंटे की। ठीक है, ठीक है। और किसी को दिक्कत इसमें, मतलब थोड़ा सोम, क्योंकि देखो सोम इसलिए करा रहे हैं, सोम थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है और सर को टाइम लगता है, कम से कम 100 से 150 घंटे लगेंगे सर, मतलब पूरा मंथ, तो इसीलिए थोड़ा बिल्कुल, क्योंकि सोम आप लोगों का सिविल वालों को तो पता ही होगा बेसिक सब्जेक्ट है, और बिल्कुल जीरो से चलते हैं सर पूरा, मतलब 12th 10th 12th पूरा कवर अप करते हुए, तो अच्छे से मतलब वो लाइफ टाइम बन जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए पैरेलल में आपके सब्जेक्ट चलते रहेंगे सोम के पैरेलल में, ऐसा भी ना लगे कि एक ही सब्जेक्ट हो रहा है। तो हाईवे चलेगा, हाईवे के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट एक और सेम, तो अगले मंथ तक आप लोगों को 6-6 घंटे बैठना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? पढ़ने में तो कोई दिक्कत होगी, पढ़ने के लिए ठीक है। लंच मिलता है ना, ब्रेक। ओके अच्छा 1 मिनट, सॉरी, आप लोगों ने ऐप, सबका ऐप डाउनलोड कर लिया इंजीनियर सक्सेस का, ठीक है। ऐप में जाके रिव्यू कर देना यार, और रिव्यू का मतलब 5 स्टार से ही रिव्यू करना, रीजन बीइंग, मैं ये नहीं कह रहा उसको, बाकी बाद में उसको चेंज कर लेना, चले जाओगे, लेकिन 5 स्टार से रिव्यू करने, बच्चे जब इंजीनियर सक्सेस सर्च मारते हैं ना, तो वो ढूंढना पड़ता है, नीचे आ जाता है, जब आप रिव्यू करोगे तो वो टॉप पे आता है, ठीक है। तो एक बार रिव्यू कर देना, बाकी तो अच्छा दे रहे हैं तो अच्छा ही लिखोगे, ठीक है। इतनी तो उम्मीद मैं भी कर सकता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। क्या नहीं पढ़ाया तुमने? तो मतलब इससे मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? आ जाएगा आराम से समझ में, कोई मैं बता रहा हूँ ना, बहुत आराम से आएगा समझ में। सर ने बोला हुआ वैसे कि अगर हाँ। नए स्टूडेंट ढूंढोगे तो मैं मतलब हाँ मैकेनिक्स मतलब उसमें मैंने बताया ना कि ऐसा है मैकेनिक्स का तो सिविल में, कि आप अगर मैकेनिक्स नहीं भी पढ़ो तो इतनी मैकेनिक्स तो सोम में भी सिखा देते हैं तुम्हें, रिएक्शंस वगैरह निकालना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वो सब सिखा देते हैं वहां पे, तो कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। खुद से अटेंड करके देखो, आपको खुद से पता लग जाएगा इस चीज का ना। वो तो जस्ट एक अलग से ऐसा है कि चलो भाई सब्जेक्ट दे रखा है उन्होंने मैकेनिक्स,
लिख रखा है सिलेबस में तो उसको अलग से दिखाने के लिए कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये मैकेनिक्स है, ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होता है जिंदगी में। लेकिन वैसे जितनी मैकेनिक्स होती है सिविल में उतनी तो कहाँ पर सिखा देते हैं, सो में भी सीख जाते हैं। मेनली यूज होता है आपका मैकेनिक्स में जैसे रिएक्शंस का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, और एसएफडी पीएमडी तो वहां का टॉपिक है सोम का, वो तो कोर सोम का टॉपिक है, और ट्रस्ट भी नहीं है, थ्योरी है बट वो उसमें सोम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, इतना मैं श्योर हूँ कि अगर आपने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है तो इसमें इतनी घबराहट वाली कोई बात नहीं है, ये मैंने मैकेनिक्स नहीं पढ़ रखी तो सोम में मेरा क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब बैठ के तो देखो खुद से आइडिया लग जाएगा तुम्हें। असर पड़ी तो हमने भी है, कौन सा कुछ असर पड़ेगा। सीमाने से दोबारा पढ़ने को मिल जाएगा। क्या नहीं पढ़नी जरूर पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़नी पड़ेगी, बट इसमें अभी इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हाँ हाँ वो तो रिपीट होते रहते हैं सब्जेक्ट तो, अभी नहीं चलेगा आरसीसी, पहले तो सोम हो जाए सही से ना एक बार, उसके बाद आरसीसी पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा भाई। वो तो एप्लीकेशन वाली चीज हो गई ना, वो तो एप्लीकेशन वाली चीज है, तो अभी से तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है ना उसको। आरसीसी को मान लो कि अभी हमें शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट ये सभी नहीं पता है, सो आरसीसी कैसे समझ लेंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो वो खुद से बैठ के देखो, खुद आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे ना, बहुत आराम से समझ में आएगी, बहुत आराम से सोम जो है। ठीक, बाकी मैकेनिक्स जो नहीं है वो रिपीट होते रहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो चलते रहते हैं। जैसे अभी क्या ऐसे थोड़ी है कि हाईवे इस बार हो रहा है तो जिंदगी में कभी हाईवे नहीं होगा दोबारा, अब से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद फिर सुन लोगे तुम हाईवे शुरू हो रहा था, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ना बैठ के देखो आराम से क्लास में आ जाएगा सब समझ में। ठीक, बाकी सोम के बाद में गैप मिलेगा ही तुम्हें आधा घंटे का, लगभग 45 मिनट का, लंच वंच के लिए 1 घंटे का गैप हो जाता है थोड़ा सा जो भी है इसके लिए। तो ऐसे चलेगा, बताओ। ठीक है चलो लिखो जरा, longitudinal profile of road should be, longitudinal profile of road should be, longitudinal profile of road should be even to give full riding comfort, should be even, should be even to give full riding comfort, should be even to give full riding comfort and to reduce vehicle operation cost, and to reduce vehicle operation cost, and to reduce vehicle operation cost, and to reduce vehicle operation cost. Next point है presence of undulations on the pavement surface, presence of undulations on the pavement surface, presence of undulations on the pavement surface, on the pavement surface, the presence of undulations on the pavement surface is called pavement unevenness, is called pavement unevenness, is called pavement unevenness or undulations, is called pavement unevenness or undulations, और undulations। आ गया पॉइंट समझ में, दोनों पॉइंट क्लियर है। चलो आगे लिखो पॉइंट आगे, it should be minimum on the surface, it should be minimum on the surface, ये कम से कम होनी चाहिए ना सरफेस के ऊपर, it should be minimum on the surface, अगर ज्यादा होंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, वो देखो दिक्कत बता दी यहाँ पर क्या दिक्कत है ना, it should be minimum on the surface। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है फिर, पेमेंट अनइवननेस मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस जिसको कहते हैं बम्प इंटीग्रेटर, बम्प इंटीग्रेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ बम्प इंटीग्रेटर पूछा जाता है, बम्प इंटीग्रेटर किसके लिए यूज करते हैं, पेमेंट अनइवननेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये डिवाइस का नाम है और ये डेवलप किसने करा था, हाँ ये डेवलप करा था CRRI ने, देखो वो थी ना CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका काम क्या था, रिसर्च करना, तो वही तो काम कर रही थी वो, रिसर्च में क्या कर रही थी वो बैठकर वहां पर, यही काम कर रही थी रिसर्च करना, और रिसर्च करके एक डिवाइस ऐसी डेवलप कर दी उन्होंने जिससे आप क्या मेजर कर सकते हैं,
अनइवननेस इंडेक्स, अनइवननेस मेजर कर सकते हैं पेमेंट की कितनी है। अब ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम्हारा ना, लिखो जरा पॉइंट करके। बम्प इंटीग्रेटर इज यूज्ड टू मेजर, बम्प इंटीग्रेटर इज यूज्ड टू मेजर, bump integrator is used to measure the unevenness of payment. Bump integrator is used to measure the, bump integrator is used to measure the unevenness of payment surface, is used to measure the, is used to measure the unevenness of payment surface, which measures unevenness, which measures unevenness payment surface, unevenness of payment surface, which measures unevenness, which measures unevenness in terms of, which measures unevenness in terms of, which measures unevenness in terms of unevenness index, which measures unevenness in terms of unevenness index, in terms of unevenness index। ये पॉइंट आ गया समझ में? बताओ। सो बम्प इंटीग्रेटर यूज करते हैं किसके लिए? टू मेजर द अनइवननेस ऑफ द पेमेंट। और अनइवननेस को किसके टर्म में मेजर किया जाता है? अनइवननेस इंडेक्स के टर्म में बताया जाता है। अब अनइवननेस इंडेक्स होता क्या है? टोटल राइज एंड फॉल एक यूनिट लेंथ में कितना है रोड पे, और एक यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर में कितना है जनरली, ये बताते हैं। बताओ। अब इसको भी लिख लो पॉइंट करके ना, लिखो अनइवननेस इंडेक्स साइड निकालो, अनइवननेस इंडेक्स, अनइवननेस इंडेक्स में लिखना इट इज द क्यूमुलेटिव अंडुलेशंस, अनइवननेस इंडेक्स साइड निकाल के लिखो इट इज द cumulative undulations, it is the cumulative undulations of the payment surface, undulations, it is the cumulative undulations of the payment surface measured per unit length of the road, measured per unit length of the road, measured per unit length of the road। ठीक है, आया पॉइंट समझ में? बताओ। रोड मेजर्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड, अनइवननेस इंडेक्स आया समझ भाई? अंडुलेशंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड, यही तो होता है आपके पास में। सो अनइवननेस इंडेक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडुलेशंस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रोड। और ये किस में लिखेंगे? किलोमीटर में। और ये किस में लिखेंगे? mm में लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? mm पर किलोमीटर। ये भी नोट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए पूरा। ये सब नोट कर लो, ग्रीन के अंदर वाला ना। हो गया? देखो ठीक है, चलो। तो ये पॉइंट था। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट भी जैसे तो अनइवननेस इंडेक्स किसके लिए यूज करते हैं? टू मेजर द अनइवननेस, अनइवननेस बताने के लिए। अब जिस चीज को इंडिया में हम अनइवननेस इंडेक्स के टर्म में मेजर कर रहे हैं ना, इंडिया में रोड की क्वालिटी, राइडिंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट ये पता लग रहा है कहीं ना कहीं भाई, जितना ज्यादा अनइवन होगा उतना कम राइडिंग कंफर्ट होगा, जितना ज्यादा इवन होगा उतना ज्यादा राइडिंग कंफर्ट होगा। तो रोड की क्वालिटी इवन है, अनइवन सरफेस है, इसको मेजर कर रहे हैं इंडिया में अनइवननेस इंडेक्स के टर्म्स में। एंड internationally in other countries this same parameter is measured in the terms of the international roughness index। आया समझ पॉइंट? जिस चीज को यहाँ पर आप अनइवननेस इंडेक्स बोल रहे हैं, अदर कंट्रीज में उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स कहा जाता है अदर कंट्रीज में। सो ये अनइवननेस इंडेक्स सिर्फ हमारे यहाँ के लिए है, लेकिन इंटरनेशनली इसी सेम चीज को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स कहा जाता है। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स एंड अनइवननेस इंडेक्स, दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है, और वो रिलेशन पता होना चाहिए। ये आया नहीं आया समझ पॉइंट?
जिस चीज को इंडिया में हम अनइवननेस इंडेक्स के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, राइडिंग क्वालिटी को, अनइवन है पेमेंट सरफेस, इवन है पेमेंट सरफेस, इंटरनेशनली उसी चीज को किसके टर्म में मेजर करते हैं, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स के टर्म में मेजर किया जाता है। एंड एक रिलेशन होता है किसके बीच में, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स एंड अनइवननेस इंडेक्स के बीच में, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है जो कि इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ठीक, तो ये लिखते हैं पॉइंट ना, लिखो, नोट करके लिखो। इंटरनेशनली राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेमेंट सरफेस, राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेमेंट सरफेस, internationally riding quality of payment surface is measured in terms of, internationally riding quality of payment surface is measured in terms of roughness, is measured in terms of roughness, is measured in terms of roughness and is expressed as, and is expressed as, and is expressed as international, and is expressed as international roughness index, and is expressed as international roughness index। आया समझ में पॉइंट? सो इसी सेम चीज को, राइडिंग क्वालिटी को आप इंटरनेशनली किसके टर्म में मेजर करते हैं, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स के टर्म में मेजर किया जाता है। आगे लिखो पॉइंट, रिलेशन बिटवीन अनइवननेस इंडेक्स, relation between unevenness index using bump integrator, using bump integrator, using bump integrator and IRI का मतलब इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, एंड IRI इज इक्वल टू, ये है This is the relation, 630 RII की पावर 1.12। बम्प इंटीग्रेटर मतलब अनइवननेस इंडेक्स, बम्प इंटीग्रेटर से क्या मेजर होता है, अनइवननेस इंडेक्स ना, इज इक्वल टू व्हाट, 630 IRI की पावर 1.12 हो जाएगा आपके पास में। चलिए, तो ये भी पॉइंट आ गया आपके पास है ना एक। बताओ क्लियर है कहानी? तो ये भी एक एलिमेंट हो गया। कितने एलिमेंट हो गए हैं टोटल? साइड GHT है, साइड डिस्टेंस है, साइड डिस्टेंस क्या मतलब है इसका? मतलब देखो साइड डिस्टेंस का मतलब क्या है, क्या मतलब है साइड डिस्टेंस का? देखो जरा भाई, साइड डिस्टेंस जैसे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर रोड पर हम मूव कर रहे हैं, सपोज हम रोड पर जा रहे थे, रोड पे जाते समय तुम्हें रोड पे सामने कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको साइड डिस्टेंस कहते हैं। द डिस्टेंस व्हिच इज विजिबल टू अस, जब हम मूव कर रहे हैं रोड के ऊपर हमें सामने कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? साइड डिस्टेंस कहते हैं। रोड पर हमें मूव करते समय कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमें कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है सामने रोड पे मूव करते हुए। एंड कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? फैक्टर हो सकता है जैसे कि रोड की कंडीशन कैसी है। रोड की कंडीशन बोलने का मतलब है जैसे सपोज करो, खुद से बताना, एक तो इस तरह की सड़क है एंड दूसरी रोड कैसी है, ऐसी रोड है, इस तरह की रोड है। कौन से केस में ज्यादा साइड डिस्टेंस रहेगा अवेलेबल? इस वाले में ज्यादा रहेगा ना, इस वाले में साइड डिस्टेंस कम रहेगा।
इसमें कम रहेगा साइड डिस्टेंस आपके पास। और क्या हो सकता है, जैसे जैसे इस तरह से कर्व है कोई, सपोज ऐसे कर्व है एक रोड पे ना, एक तो ऐसा कर्व है सिंपल, एंड दूसरा है आपके पास में सेम ऐसे ही कर्व है दोबारा, सेम ऐसे ही फिर से कर्व है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार यहाँ पे इस जगह पे कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे। कौन से केस में हमें यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं ऐसे, इस तरह से मूव कर रहे हैं रोड पे, कौन से केस में हमें ज्यादा दूरी तक दिखाई देगा, पहले में दूसरे में, पहले वाले में दिखाई देगा। देखो सो डिपेंड कर रहा है किस ऑन द कंडीशंस ऑफ रोड पे डिपेंड कर रहा है, कंडीशन ऑफ रोड पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कैसी कंडीशंस है आपके पास। दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वेदर कंडीशन। यस भाई, गर्मी का टाइम चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड हो रही है, कोहरा हो रखा है बहुत खतरनाक रोड पर, तो दिखेगा ही नहीं तुम्हें रोड पर सामने, बहुत कम दिखाई देगा। देखो आया समझ में कंडीशन। ये सब फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है क्या कि हमें रोड पे कितना सामने दिखाई दे रहा है, जो डिस्टेंस हमें रोड पे सामने दिखाई दे रहा है वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, साइड डिस्टेंस कहलाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक, ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम किसी व्हीकल को ओवरटेक कर पाओगे सामने जाने वाले, तुम्हारे सामने कोई व्हीकल चल रहा है, हमें उसको ओवरटेक करना है, हम उसे ओवरटेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, साइड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। हमें अपना कोलिजन बचाना है किसी एक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, सामने रोड पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट अस सपोज सामने रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन है, हमें उस ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में अपना कोलिजन बचाना है। कोलिजन बच पाएगा नहीं बच पाएगा, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, साइड डिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा। देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अभी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे डिपेंड करता है, वन बाय वन सारी की सारी चीजें खुद से खुद आ जाएंगी समझ में निकल के। बताओ आया पॉइंट समझ में, क्या मतलब है इसका? ठीक है, अब ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, इसके बाद करते हैं ना। सो फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब कितने लोगों का यहाँ पर अभी जो हाईवे से शुरू हुआ, तुम्हारा है, ठीक है, और तुम्हारा बाकी का मैकेनिक्स से था, ठीक। अब सोम भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब बड़ा सब्जेक्ट है, भी सारी सब्जेक्ट बड़े हैं सिविल में, चाहे सोम। हाँ अभी तुमने सॉइल की लेंथ नहीं देखी ना, एक ही साथ पढ़ाया जाता है उसको, एक ही साथ पढ़ाते हैं उसको। अभी तुमने इन्वायरमेंट नहीं देखा ना पढ़ के, तो अभी तुमने आरसीसी की डेप्थ नहीं देखी जाकर। मैं कह रहा था तुमने बाकी सबको अंडर एस्टिमेट कर दिया। स्टील देखो, स्टील उठाकर, स्टील स्टील सर्वे देखो, सर्वे एसएससी जेईई में, और इनमें सबसे खतरनाक कौन है, सबसे खतरनाक है बिल्डिंग मटेरियल्स। आता नहीं है सबसे ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कई गुना ज्यादा है बाकी सब सब्जेक्ट से। जो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ने का नंबर आएगा लगभग 250 पेज हो जाएंगे तुम्हारे पास नोटबुक में तुम्हारी। मैंने लिखा ही नहीं था, मुझे अब भी याद है, नाम लिख कर आ गया था खाली। तो लगभग 35 पेजेस में तो खाली सीमेंट होता है जाके, 35 पेज में खाली सीमेंट, और अगर कंक्रीट पर आ जाओ तो 70 75 80 पेज लेके जाती है कंक्रीट, सोचो। और एग्रीगेट, लाइम एंड एडमिक्सचर, इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दो तो तीनों ले जाएंगे आपके 30-35 पेज ही ले जाएंगे, 20-25 पेज ले जाता है टिम्बर। ऐसी चलती है कंडीशन, देखो तो मैंने बताया ना पूरी किताब बन जाती है एक वो। अब तुम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बताओ। और कितने मार्क्स का आएगा लगभग तुम्हारा?
20 नंबर तक के आसपास आती है। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरा। 100 में से 20-22 नंबर की एमसीएस। हाँ ऐसे ही आते हैं। अभी सर्वे आएगा तुम्हारा 8-9 नंबर का आ जाएगा, हाईवे आएगा लगभग 4-5 नंबर का आ जाएगा, और आरसीसी भी आते हैं 8-9 क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टील से भी इतने आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। वही 5-6 सब्जेक्ट हैं मेनली जो बहुत आते हैं। देखो 5-6 सब्जेक्ट मेनली आपके पास में, जैसे एक तो सबसे टॉप पे तो बीएम है, बिल्डिंग मटेरियल सबसे टॉप पर है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखो, खाली तुम्हें खाली प्रीवियस ईयर में मैं बता रहा हूँ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में लगभग 700-800 क्वेश्चन तुम्हें खाली प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे। एसएससी जेईई के सिर्फ 700-800 क्वेश्चन एसएससी जेईई के, लगभग 200 क्वेश्चन तो खाली सीमेंट में है, 300 से ऊपर है कंक्रीट में, 500 क्वेश्चन तो इन दो टॉपिक में हो गए। और ये एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, किसी दूसरे सब्जेक्ट दूसरे एग्जाम का नहीं बता रहा, सिर्फ एसएससी जेईई का 500 हो गए क्वेश्चन। 70-75 क्वेश्चन टिम्बर में, 50-60 क्वेश्चन एग्रीगेट में, 50-60 क्वेश्चन ब्रिक्स में, ऐसे चलना है। तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? लगभग 800 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग, खाली प्रीवियस ईयर का बताया मैंने तुम्हें एसएससी जेईई का। तो इससे आइडिया लगा लो ना इंपॉर्टेंस। ऐसी कंडीशन है। हाँ वही देते हैं, यही है सिस्टम। आप उठा के तो देखो प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार, 20-22 नंबर की आती है लगभग, और 8-9 नंबर की सर्वे। 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8-9 नंबर का सर्वे, 7-8 क्वेश्चन एस्टिमेशन से भी आ जाएंगे, 6-7 क्वेश्चन आरसीसी से भी आ जाएंगे, 6-7 क्वेश्चन स्टील से भी आ जाएंगे। ये 5-6 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनसे खूब क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें पेपर में। इनको भी अगर मोस्टली अच्छे से कर ले, कोई तैयार कर ले, तो उसका 100 में से लगभग 50-60 नंबर का काम हो जाता है, अगर अच्छे से तैयार कर लो इनको भी। ऐसे सिस्टम है। सर्वे, एस्टिमेशन, आरसीसी एंड स्टील, बीएम बिल्डिंग मटेरियल, 50-60 नंबर का काम हो जाएगा। और बाकी फिर सोम एंड एफएम, इनसे भी आते हैं 7-8 क्वेश्चन। तो हाँ 7-7-8 क्वेश्चन, लिखने का नंबर ही नहीं आता वहाँ। तो 7-7-8 क्वेश्चन इनसे भी आ जाते हैं आपके पास, ऐसे सिस्टम है। और कन्वेंशनल में 2017 में 300 का कन्वेंशनल होता है, मतलब 300 का होता है ना। अकेली 95 मार्क्स की सॉइल आ गई आपके पास, सोचो 95 मार्क्स की अकेली सॉइल 300 में से। अब उसने 95 नंबर पे आपसे वो तो पूछा नहीं होगा कि भाई एक लाइन में न्यूमेरिकल पूछ रखा है, चलो ठीक है। ऑब्वियसली वहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए होंगे बहुत खतरनाक खतरनाक से। गेट के नहीं देते, गेट के तो नहीं देते, आईएएस कन्वेंशनल वाले दे देते हैं उठा के। ईएस के जो कन्वेंशनल के क्वेश्चन होते हैं आईएएस के, वो देते हैं उठाकर। ये सिस्टम है। तो सब्जेक्ट लेंथी सब्जेक्ट है सिविल में सारे के सारे, मोस्टली ऐसा मान लीजिए आप। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको एक सोचो कि भाई चलो छोटा सब्जेक्ट है, कुछ है। 2-4 सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे, लाइक जैसे एक हाइड्रोलॉजी टाइप का, हाइड्रोलॉजी है, छोटा सब्जेक्ट होता है। इरिगेशन भी मतलब है, हाँ वही छोटे सब्जेक्ट्स में आता है। ओपन चैनल फ्लो होता है एक, वो भी छोटा सब्जेक्ट है। रेलवे है, ये छोटा सब्जेक्ट है। ये 4-5 है जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, बाकी तो मोस्टली सब बड़े बड़े सब्जेक्ट्स ही हैं। ऐसे चलेगा आपके पास में। और इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी तुम्हें, एक अकेली सॉइल की इंपॉर्टेंस तुम कोई से सब्जेक्ट में उठा के देख लेना। इन्वायरमेंट में, बिल्डिंग मटेरियल्स में, सॉइल में तो है ही इंपॉर्टेंस, इसमें भी आएगी। हाईवे में एग्रीगेट, वो पूरा क्या होता है? एग्रीगेट सॉइल ही तो होता है भाई। एग्रीगेट है क्या? सॉइल ही तो होती है वही तरह की, इसमें होती है देखो सॉइल, जो मिट्टी की तो लेयर होगी सबसे बॉटम पे, वो है पॉइंट। कोई सा भी उठाकर देख लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेज वाइज भी देखो उठा के, 95 मार्क्स 300 में से। अब इससे अंदाजा लगाओ। सब्जेक्ट ऐसा है कि लास्ट तक आते आते हर किसी का फेवरेट बन जाता है, सॉइल मैकेनिक्स। ऐसा सब्जेक्ट है। लिखो
It is the length of the road visible ahead. It is the length of the road visible ahead. Length of the road visible ahead. It is the length of the road visible ahead to the driver. To the driver. Visible ahead to the driver at any instant. At any instant. At any instant. आया समझ में पॉइंट? ये ठीक है, ये बताया था ना पॉइंट. इट इज द लेंथ ऑफ द रोड विजिबल अहेड. किसी भी ड्राइवर को कि कितनी लेंथ ऑफ रोड दिख रही है उसको सामने, इसी को क्या बोलते हो आप? साइड डिस्टेंस कहते हो ना. आगे लिखो पॉइंट. साइड डिस्टेंस मेजर्ड, सॉरी साइड डिस्टेंस विल बी मेजर्ड. साइड डिस्टेंस मेजर्ड, एक सेकंड दोबारा बोल रहा हूं मैं. साइड डिस्टेंस विल बी मेजर्ड. साइड डिस्टेंस विल बी measured along the road surface. Side distance will be measured along the road surface. Side distance will be measured along the road surface. Side distance will be measured along the road surface. ये पॉइंट आया. पहली बात तो साइड डिस्टेंस बताओ. साइड डिस्टेंस क्लियर है क्या? कितना डिस्टेंस हमें, कितनी लेंथ ऑफ रोड हमें सामने दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? साइड डिस्टेंस कहते हैं किसी भी टाइम पर. दूसरा पॉइंट आपके पास में क्या है? साइड डिस्टेंस आप किधर मेजर करोगे? अलोंग द लेंथ मेजर करोगे या विड्थ के अलोंग मेजर करोगे? अलोंग द लेंथ मेजर करोगे. तो वही लिखा आपने पॉइंट. इट इज मेजर्ड अलोंग द रोड सरफेस. रोड के सरफेस के अलोंग मेजर किया जाता है. ऐसा नहीं कि हम इधर विड्थ वाले डायरेक्शन में देख रहे हैं. किधर देखोगे इसको? सामने. अब मेनली चार तरह के आपके पास साइड डिस्टेंस रहेंगे. एक होगा आपके पास में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. इसी को नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहा जाता है. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को क्या कहते हैं? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहा जाता है. एक आ जाएगा आपके पास में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. इसी को पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहा जाता है. एक होगा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड एक होगा हेडलाइट साइड डिस्टेंस. ये चार तरह के साइड डिस्टेंस निकल कर आएंगे आपके पास में. स्टॉपिंग, ओवरटेकिंग, इंटरमीडिएट एंड हेडलाइट. ये चार रहेंगे आपके पास और इनको डिटेल में डिस्कस करना है. कुछ टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस. टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस. टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस. फर्स्ट लिखो. फर्स्ट क्या था आपके पास में? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. फर्स्ट होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. इसी को और क्या बोलते हैं? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस. नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसी को क्या कहा जाता है? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहा जाता है. ठीक है, चलिए आगे लिखो. सेकंड, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इसको ब्रैकेट में लिखो. पासिंग साइड डिस्टेंस. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और क्या बोलते हैं इसको? पासिंग साइड डिस्टेंस कहा जाता है. पासिंग साइड डिस्टेंस. नेक्स्ट, थर्ड है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस. इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस. इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है. थर्ड विल बी व्हाट? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस. एंड लास्ट क्या होगा? हेडलाइट. हेडलाइट. हेडलाइट साइड डिस्टेंस. हेडलाइट साइड डिस्टेंस. तो ये सब होंगे आपके पास में पॉइंट्स ना. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या फिर नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या फिर पासिंग, इंटरमीडिएट एंड हेडलाइट. ये चार तरह के आ जाएंगे आपके पास में ना. इसमें फर्स्ट लिखो जरा. फर्स्ट हेडिंग डालो वाला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. इसके बारे में डिस्कस करते हैं. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करना है. अब समझो जरा क्या पॉइंट है. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब है, लेट अस सपोज हम रोड पर मूव कर रहे थे किसी भी पर्टिकुलर स्पीड पे. कितना डिस्टेंस हमें चाहिए? कितना डिस्टेंस हमें चाहिए किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से अपना कोलिजन बचाने के लिए? कितना डिस्टेंस हमें चाहिए किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से अपना कोलिजन बचाने के लिए? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहा जाता है. अब समझो जरा. जैसे पॉइंट ये है कि भाई लेट अस सपोज यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन है. कोई कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है रोड पे. ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है रोड पर. ऑब्स्ट्रक्शन, ये है कोई ऑब्स्ट्रक्शन रोड पे. यहां पर है व्हीकल. ऐसे ये व्हीकल है. ये व्हीकल है. तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई एंड व्हीकल हो गया. ऑब्स्ट्रक्शन आ गई एंड व्हीकल आ चुका. अब
ये जो व्हीकल है ये मूव कर रहा था, किसी भी एक स्पीड से मूव कर रहा है, लेट अस सपोज v kmph से मूव कर रहा है, v kmph से मूव कर रहा है। अब जब व्हीकल मूव कर रहा है v kmph से, तो व्हीकल ने देखा ऑब्स्ट्रक्शन को। अब जब व्हीकल ऑब्स्ट्रक्शन को देखेगा तो वो ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा। गया? अब इसका क्या कर रहे हैं बताओ, वो तो चलेगा ही नहीं। अब एक सेकंड, एक दिक्कत सी हो गई, बताओ। बिग लाइट के तो ये टिकता नहीं वैसे ज्यादा लंबे टाइम। एक दो लाइट बंद कर दूं या वैसा एक ठीक है। अच्छा 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 देखो जरा, तो कैसा था आपके पास में पॉइंट की वही, ये कोई व्हीकल था जो कि मूव कर रहा था v kmph स्पीड से। यहाँ पे है सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास में, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। अब जब व्हीकल ने इस ऑब्स्ट्रक्शन को देखा तो व्हीकल क्या कोशिश करेगा, ड्राइवर कोशिश करेगा ब्रेक अप्लाई करवाने की। ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कराने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेक अप्लाई करते ही व्हीकल एकदम रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अभी भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। लेट अस सपोज कि ब्रेक अप्लाई करने से या फिर ये मान लो कि ऑब्स्ट्रक्शन को देखने से, जब इसने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा तो वो ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन को जब उसने देखा, वहां से उसने ब्रेक अप्लाई करवाया, एंड ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। तो लेट अस सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि भाई इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है। सपोज करो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, 15 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक। तो इसने देखने के बाद, ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद भी कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ऑब्स्ट्रक्शन को देख लिया, देखने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करा इसने, देखने से रुकने तक के बीच में 15 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर करा। ये पॉइंट क्लियर है पूरा। चलिए अब सपोज करो इस ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में एंड इस व्हीकल के बीच में जो गैप अवेलेबल है, ये गैप अवेलेबल है 20 मीटर का, ये 20 मीटर का गैप अवेलेबल है, ये 20 मीटर अवेलेबल है। तो दोनों के बीच में गैप अवेलेबल है वो तो 20 मीटर, लेकिन देखने के बाद जीरो पोजीशन तक आने के लिए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। मतलब जो गैप अवेलेबल था सामने व्हीकल के बीच में एंड ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में वो था 20 मीटर का, एंड इसने कितना गैप कवर किया, 15 मीटर इसने कवर करा। तो यहाँ पर क्या कोलिजन होगा, क्या नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा, नहीं होगा कोलिजन, है ना। क्यों कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि जो अवेलेबल डिस्टेंस है वो ज्यादा है किससे, जितना डिस्टेंस हमें चाहिए था, एंड हमें कितना डिस्टेंस चाहिए था, जितना डिस्टेंस हमारा व्हीकल कवर कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है व्हीकल, ये 15 मीटर ही तो है, एंड दिस 15 मीटर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं इसको। आगे समझ में पॉइंट क्या मतलब है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि जितना डिस्टेंस हमें चाहिए ऑब्स्ट्रक्शन को देखने से कोलिजन बचाने के लिए, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन को देखने से पूरी तरह जीरो पोजीशन तक आने के लिए, रुकने के लिए, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है आपका, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाता है। और जो रोड पे सामने जो डिस्टेंस अवेलेबल है वो ज्यादा होना चाहिए किससे,
जितना डिस्टेंस हमें चाहिए था उससे ज्यादा होना चाहिए, और हमें जो डिस्टेंस चाहिए उसी को क्या बोलते हो आप, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हो। लेट अस सपोज हमें कितना डिस्टेंस चाहिए था, 15 मीटर चाहिए था सपोज करो। लेकिन अगर सपोज करो कि ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर होती तो अब ये गैप कितना है, ये है जस्ट 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। अब अवॉइड हो पाता क्या कॉलिजन, नहीं हो पाता ना, अब कॉलिजन नहीं बचने वाला था। आई कंडीशन समझ में, बताओ। तो ये पॉइंट था आपके पास में। सो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया क्लियर, क्या मतलब होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये मतलब होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, बताओ। ये डायग्राम बना लीजिए ना। ये था आपके पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब। हाँ ग्रीन वाली ना, ग्रीन वाली 10 मीटर की है और ये येलो है 15 मीटर की। और वो कितनी है, वो लास्ट तक ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में पहले डिस्टेंस है कौन सी, 10 वाली ये डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक। हाँ कौन सी है मतलब, ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में और व्हीकल के बीच में जो गैप है वो है ये 15 मीटर। तो वो गैप है क्योंकि व्हीकल ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद भी ट्रेवल किया, ये तो वो 15 मीटर है। पहले ऑब्स्ट्रक्शन कितने मीटर दूरी पे थी, 20 मीटर पे थी। दूसरे केस में ऑब्स्ट्रक्शन कितनी मीटर दूरी पे है, 10 मीटर पे है, वो है। हाँ दूसरा केस है। ये हाँ बना लिया, लिखो इसमें जरा पॉइंट करके लिखो ना। इट इज अ डिस्टेंस नीडेड फॉर अ ड्राइवर टू स्टॉप, इट इज अ डिस्टेंस नीडेड फॉर अ ड्राइवर टू स्टॉप, इट इज अ डिस्टेंस नीडेड फॉर अ ड्राइवर टू स्टॉप द व्हीकल, it is a distance needed for a driver to stop the vehicle from colliding with an obstruction, from colliding with an obstruction, आ गया समझ में पॉइंट। और करके लिखो दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन हो चुकी, दूसरी लिखी क्या है कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज, सिंपलेस्ट भाषा में डेफिनेशन लिख ली तुमने ना ऊपर वाली। कितना डिस्टेंस चाहिए किसी ड्राइवर को व्हीकल से कॉलिजन बचाने के लिए, अपने मतलब किसी ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। इसी को क्या बोलते हो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। कॉलिजन बचाने के लिए डिस्टेंस चाहिए, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आगे लिखो पॉइंट, इट इज अ मिनिमम साइड डिस्टेंस, इसमें लिखो इट इज अ मिनिमम साइड डिस्टेंस, it is a minimum sight distance visible ahead, it is a minimum sight distance visible ahead or available on a highway at any spot, or available on a highway at any spot, so that the driver can be allowed to stop, so that the driver can be allowed to stop the vehicle traveling, allowed to stop the vehicle traveling without collision with an obstruction,
विदाउट कॉलिजन विद एन ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट कॉलिजन विद एन ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट कॉलिजन विद एन ऑब्स्ट्रक्शन। आ गया पॉइंट समझ में भी? कितना डिस्टेंस चाहिए ड्राइवर को किसी भी स्पॉट पे अपना कोलिजन बचाने के लिए किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको साइड डिस्टेंस कहा जाता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहा जाता है इसको। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करेगा आपका बहुत सारे फैक्टर्स पे। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द फैक्टर्स, जैसे कि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है आपके पास में? दैट इज द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। अब क्या मतलब रिएक्शन टाइम का, वो समझो। जैसे पॉइंट, ऑब्स्ट्रक्शन को देखने से पूरी तरह जीरो पोजीशन पर आने तक के बीच का डिस्टेंस क्या कहला रहा है? एसएसडी कहला रहा है। जब देखा और जहां से जीरो पोजीशन पर आए, पूरी तरह जीरो आने तक के बीच का डिस्टेंस क्या कहला रहा है? एसएसडी कहला रहा है। अब जैसे ही तुमने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा तो तुम ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करोगे, लेकिन जब तुमने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा तो इमीडिएटली एकदम ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि देखने के एकदम बाद क्या अप्लाई करा दो, ब्रेक अप्लाई करा दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ऑब्स्ट्रक्शन को देखा तो देखते ही एकदम ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम एकदम से ब्रेक अप्लाई करवा दें। ऑब्स्ट्रक्शन को देखने से ब्रेक अप्लाई करने के बीच में कुछ ना कुछ टाइम गैप आ जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम गैप आ जाएगा, एंड दैट टाइम गैप विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। जब ऑब्स्ट्रक्शन को हमने देखा, देखने से ब्रेक अप्लाई करने के बीच में कुछ ना कुछ टाइम गैप निकल कर आएगा, एंड दैट टाइम गैप इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम कहते हैं। अभी रिएक्शन टाइम है, ये क्यों लगता है, कहीं में कंज्यूम हो रहा है टाइम, किस चीज के लिए हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये चीज हमने देखनी है कि किस वजह से हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। जब हमने देखा, देखने से ब्रेक अप्लाई करने के बीच में टाइम गैप आएगा, दैट टाइम गैप इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। अब क्यों लग जाता है हमें टाइम इस बीच में, वो देखना है हमने चेक करके। इस चीज को समझाने के लिए, रिएक्शन टाइम को समझाने के लिए एक थ्योरी है आपके पास में, PIEV थ्योरी। रिएक्शन टाइम इज एक्सप्लेन्ड एज पर PIEV थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। जब हमने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, देखने के बाद सबसे पहले हमारी आईज ने उसको देखा। जब आईज ने उसको देखा तो आई क्या करेंगे? सबसे पहले सिग्नल भेजेंगे किसको? माइंड को, ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे। एंड इस चीज में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, भले टाइम बहुत कम होगा लेकिन टाइम जरूर लगेगा, एंड दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज व्हाट? परसेप्शन टाइम। इसको क्या कहेंगे हम? परसेप्शन टाइम कहेंगे। अब ब्रेन के पास सिग्नल आ गए, ब्रेन के पास सिग्नल है, ब्रेन उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। इसको क्या बोलेंगे? इंटेलेक्शन टाइम। इंटेलेक्शन टाइम आया समझ पॉइंट? अब ब्रेन ने सिग्नल समझ ली है, समझने के बाद ब्रेन उसके प्रति क्या करेगा? कुछ ना कुछ इमोशनल, कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, इमोशनल रिएक्ट करेगा। इमोशनल रिएक्ट का मतलब क्या है आपके पास? मे बी पॉसिबल एंगर, गुस्सा क्रिएट हो जाए, या फिर मे बी पॉसिबल क्या हो सकता है? फियर भी क्रिएट हो सकता है, फियर, कुछ भी हो सकता है। इमोशनल रिएक्ट तो गुस्सा आ सकता है भाई, फियर भी डेवलप हो सकता है। जैसे सपोज करो तुम जा रहे थे अपनी साइड पे और सामने से कोई रॉन्ग साइड पर आ रहा है, ट्रक वाला, ऐसे केस में क्या डेवलप होगा? वहां पे फियर डेवलप हो जाएगा। तुम साइकिल से जा रहे थे क्या गाली देने लायक बचोगे तब, अगर बचे ही ना गाली देने लायक तो मरने के बाद दे दे। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई फियर का चांस बन सकता है, या फिर एंगर का भी चांस क्रिएट हो सकता है, गुस्सा भी तो आ सकता था। अब वो डिपेंड करेगा, गुस्सा आएगा फिर फियर डेवलप होगा, वो सामने से कौन आ रहा है इस पर डिपेंड करेगा। अगर तुम जा रहे थे ट्रक में और सामने से आ रही है साइकिल, तब क्या डेवलप होगा? तब होगा एंगर डेवलप। और अगर तुम जा रहे हो साइकिल पर, सामने से कौन आ रहा है? ट्रक आ रहा है, तब क्या डेवलप होगा? तब होगा एंगर, फियर डेवलप होगा। आया समझ में पॉइंट? तो ये तो डिपेंड करेगा इस पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपके पास में लास्ट, कि भाई ब्रेक अप्लाई करवाने वाला जो एक्चुअल टाइम है, इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूशन टाइम। सो ये आया समझ में क्यों टाइम लग रहा है हमें? परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन, इस चीज में कुछ ना कुछ टाइम चला गया हमारा, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। अब ये डिपेंड करेगा ड्राइवर टू ड्राइवर, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना भाई। हर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान का सोचने का समय सेम हो, कोई 1 सेकंड में सोचता है और किसी को सोचने में 1 घंटा लग जाता है। तो ऐसे केस में जहां पर रिएक्शन टाइम, जहां पर हर किसी के लिए वैल्यू अलग अलग आ रही है निकलकर, हर किसी इंसान के लिए वैल्यू अलग अलग होंगी ना। सो आईआरसी ने तुम्हें बता दिया, इंडियन ऑयल कांग्रेस ने, कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन टाइम मे बी अज्यूम्ड एज 2.5 सेकंड्स। कितना अज्यूम कर सकते हैं? 2.5 सेकंड अज्यूम करके चल सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा एक। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रिएक्शन टाइम कितना अज्यूम कर सकते हैं हम? 2.5 सेकंड्स अज्यूम कर सकते हैं, 2.5 सेकंड अज्यूम कर सकते हैं। ये पॉइंट आ गया आपके पास ना, बताओ। दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द स्पीड
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस पर डिपेंड करेगा और स्पीड पर भी डिपेंड करेगा। भाई अगर मान लो कुछ बहुत स्पीड पे चल रहा था तो वो तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी, उसको जो डिस्टेंस चाहिए वो ज्यादा चाहिए, है ना। एसएसडी क्या हो गया, ज्यादा। रिएक्शन टाइम अगर ज्यादा है तो एसएसडी ज्यादा है कम, ज्यादा होगा। अगर रिएक्शन टाइम ज्यादा है तो एसएसडी क्या निकल कर आएगा, ज्यादा निकल कर आएगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो एसएसडी ज्यादा निकल कर आएगा। दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन ब्रेकिंग एफिशिएंसीज। तुमने ब्रेक अप्लाई करवाई, व्हीकल रुक ही नहीं रहा है ना, तो ब्रेक अप्लाई करवाई, व्हीकल रुक ही नहीं रहा है, इन दैट कंडीशन भी क्या होगा आपके पास, एसएसडी जो चाहिए वो ज्यादा है कम, ज्यादा चाहिए आपको। देखो दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट, कोई राइजिंग ग्रेडियंट है फिर फॉलिंग ग्रेडियंट है। भाई ग्रेडियंट का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप। दो डायरेक्शन होते हैं ना, एक तो लेंथ वाला डायरेक्शन होता है और दूसरा डायरेक्शन कौन सा होता है, विड्थ वाला डायरेक्शन होता है। वो स्लोप जो कि लेंथ के डायरेक्शन में है उसको क्या बोलते हो, ग्रेडियंट कहते हैं। देखो यहाँ से मसूरी जाओ, पूरी की पूरी लेंथ का लॉन्ग क्या है आपके पास, स्लोप है ना, तो उसी को ग्रेडियंट कहोगे ना। अगर मान लो कि कोई राइजिंग ग्रेडियंट पर हम जा रहे हैं, मतलब हम चढ़ाई पर जा रहे हैं किसी, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद व्हीकल जल्दी रुक जाएगा ना, एसएसडी कम निकल कर आएगा। लेकिन किसी ग्रेडियंट में नीचे आ रहे हो फ्लाईओवर से उतर के, तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद में भी एसएसडी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। देखो सारे के सारे फैक्टर पे आ रहे डिपेंडेंसी। क्लियर है पॉइंट। अभी एक और पॉइंट आता है इसमें, हमारा एम है एसएसडी को कैलकुलेट करने का कि भाई हमें ऑब्स्ट्रक्शन के साथ कोलिजन बचाना है अपना, यही तो एम है ना। इसके लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, इसी को बोलते हैं एसएसडी कहते हैं। बट अगर सपोज करो हम रोड पर जा रहे हैं तो सामने पड़ा हुआ है कोई एक ग्रेवल का पार्टिकल, क्या पड़ा है सामने, ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है साइज ग्रेवल्स को कोई बता सकता है, बताओ कोई बताओ, ग्रेवल का साइज कितना होता है, कितना साइज रेंज रहती है ग्रेवल पार्टिकल्स की, 4.75 से कहां तक, कहां तक होते हैं, 80 mm तक होते हैं, 80 तक, 4.75 से 80 तक, 4.75 से 20 तक तो फाइन ग्रेवल आ जाता है, और इससे बड़े होते हैं कोर्स ग्रेवल 20 से 80 तक के लगभग, ये है फर्क, है ना। सो 4.75 mm से लेके 80 mm साइज तक के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं। ग्रेवल, सपोज करो एक ग्रेवल पार्टिकल पड़ा हुआ है कोई, या फिर मान लो सैंड का पार्टिकल पड़ा हुआ है, चलो सैंड, सैंड का साइज कितना होता है, 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक होता है, 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक होता है सैंड का साइज। सैंड का पार्टिकल पड़ा हुआ है रोड पे, क्या उसको देख के ब्रेक अप्लाई करवाओगे क्या, क्यों नहीं अप्लाई करेंगे ब्रेक, हाँ क्योंकि उससे खतरा नहीं है तुम्हें, उससे खतरा नहीं है, पार्टिकल बहुत छोटे साइज का है। सो ऐसा तो नहीं है कि रोड पर जो भी कुछ पड़ा हुआ है उसी को तुम ऑब्स्ट्रक्शन कहोगे, ऐसा नहीं है ना पॉइंट। ऑब्स्ट्रक्शन किसे कहेंगे, सिर्फ जिससे तुम्हें दिक्कत हो जाए, जिससे हमें दिक्कत होगी उसी को हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्शन। जिससे हमें दिक्कत ही नहीं हो रही उसको ना तो हम देख के ब्रेक अप्लाई करेंगे एंड ना ही हम उसको ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। सो एम था ऑब्स्ट्रक्शन से कोलिजन बचाना, इसीलिए अब आईआरसी ने बताया कि भाई हर किसी को तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बोल सकते आप, जिसकी हाइट बहुत ही कम है, ग्रेवल का पार्टिकल, उसको क्यों ऑब्स्ट्रक्शन बोलोगे तुम, सपोज या सैंड है उसको क्यों ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे हम। सो इसलिए इन्होंने हमें बोला कि फॉर अ ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्स्ट्रक्शन बोलने के लिए उसकी हाइट कितनी बता रखी है कि 0.15 मीटर बता रखी है। अगर 0.15 मीटर से बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसे ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं। आगे पॉइंट समझ में, ये मतलब है आपके पास में, बताओ ये सारे पॉइंट्स है आपके पास, है ना, इसको लिख लेते हैं अपना, देखो पॉइंट। सो क्या था आपके पास में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिफाइन कर लिया ना, आगे लिखो फैक्टर्स within which a vehicle can be stopped depends on, a vehicle can be stopped depends on, factors within which a vehicle can be stopped depends upon। first लिखो रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, फर्स्ट फैक्टर क्या है, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर ना, इसमें डिफाइन करो पहले इसको क्या होता है, लिखो इट इज अ टाइम टेकन बाय अ ड्राइवर, इट इज अ टाइम टेकन बाय अ ड्राइवर
It is a time taken by a driver from the instant it is a time taken by a driver from the instant the object is visible from the instant the object is visible from the instant the object is visible to the driver to the instant the brakes are effectively applied to the instant the brakes are effectively applied to the instant the brakes are effectively applied to the instant the brakes are effectively applied. चलिए आगे लिखो. Total reaction time is described on the basis of PIEV theory is described on the basis of PIEV theory is described on the basis of the PIEV theory. ठीक है. अब इसमें मतलब लिखते हैं. क्या मतलब होता है? P लिखो. P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है परसेप्शन टाइम. I लिखो. I का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्शन टाइम. E का मतलब क्या होता है? इमोशनल टाइम. हाँ, E मतलब इमोशनल टाइम. एंड V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूशन टाइम. P फॉर परसेप्शन, I फॉर इंटेलेक्शन, E फॉर इमोशन एंड V फॉर वॉल्यूशन टाइम. हो गया. ब्रेक अप्लाई करने वाला जो इफेक्टिव मतलब जो फाइनली आपने ब्रेक अप्लाई करने में जो टाइम लगाया, भाई ब्रेक अप्लाई करने में टाइम लगेगा ना, उसको दबाना भी पड़ेगा. ऐसे आया समझ में पॉइंट? परसेप्शन सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए, इंटेलेक्शन समझने के लिए, ई इमोशनल रिएक्ट करने के लिए, एंड वी मतलब फाइनल जो ब्रेक अप्लाई करने में जो टाइम लगा उसको कहते हैं वॉल्यूशन टाइम. फाइनल एक्शन लेने में जो टाइम लग रहा है ना. चलिए ये कंडीशन आ गई. अब एक नोट करके देखो. As per IRC, the value of the reaction time, the value of the reaction time, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रिएक्शन टाइम को? ऐसे T लिखो और इसके नीचे लिख दो R. रिएक्शन टाइम TR. The value of the reaction time TR is equal to 2.5 seconds. For SSD. SSD मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. फॉर SSD. आगे समझ में पॉइंट? सो ये कहानी होगी अभी तक खत्म रिएक्शन टाइम की. बताओ. सो एक फैक्टर हो गया ना आपके पास में. कौन से वाला? भाई व्हीकल को कितनी देर में आप रोक पाओगे ये डिपेंड करेगा रिएक्शन टाइम पे ना. और भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे स्पीड. सेकंड लिखो. सेकंड फैक्टर क्या था? स्पीड था. थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है? एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक्स. थर्ड हो सकता है क्या आपके पास? एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक्स हो सकता है. एंड फोर्थ क्या हो सकता है? रोड ज्योमेट्री. हो सकता है. फोर्थ क्या हो सकता है आपके पास? रोड ज्योमेट्री हो सकता है. बताओ ये सारे फैक्टर आ गए समझ में? ठीक है. सो इन सब पे डिपेंड करेगा क्या कितनी देर में व्हीकल रुक जाएगा. और जितनी देर में व्हीकल रुकेगा वही डिस्टेंस तो चाहिए उसको. भाई अगर मैं कह रहा हूं कि व्हीकल ब्रेक अप्लाई करने से 15 मीटर बाद जाके रुकेगा तो इतना ही तो डिस्टेंस चाहिए उसको क्लियर सामने, है ना. और वही डिस्टेंस क्या है आपका? एक तरह से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है. ये आए नहीं आए समझ पॉइंट? भाई मैं कह रहा हूँ व्हीकल ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद 15 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा. ठीक. तो जो जितने डिस्टेंस बाद वो रुकेगा उतना ही डिस्टेंस उसको चाहिए था क्लियर, है ना. और जो डिस्टेंस उसको चाहिए वही क्या होता है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है. बताओ आगे पॉइंट समझ में क्या मतलब है? तो ये सारे फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करेगा क्या? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. स्पीड पे डिपेंड करेगा. रोड की ज्योमेट्री कैसी है? ज्योमेट्री का मतलब है कोई राइजिंग ग्रेडियंट पे जा रहे हो आप या फिर
नीचे आ रहे हो, ब्रेक की एफिशिएंसी कैसी है, डिपेंड करेगा रिएक्शन टाइम पर भी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलकुलेशंस ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, कि भाई फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसका। नेक्स्ट हेडिंग लिखो कैलकुलेशंस ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। So the next point of reference is calculation of the stopping side distance. Calculations of the stopping side distance. देखो ये है आपके पास में ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गई एंड ये हो गए व्हीकल। ये पी पोजीशन है, क्यू पोजीशन है एंड आर पोजीशन है। ठीक है, इनिशियली ये मूव कर रहा है किस स्पीड से, v kmph से मूव कर रहा है, v kmph से मूव कर रहा है। यहां पे इसने देखा किसको, ऑब्स्ट्रक्शन को। तो ये कौन सी पोजीशन है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्जर्व। यहां पे इसने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इसने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा। लेकिन देखने के बाद ऐसा नहीं है कि एकदम वो ब्रेक अप्लाई करवा देगा, उसके बाद कुछ ना कुछ टाइम जाएगा किसके लिए, रिएक्शन में, रिएक्शन टाइम में जाएगा ना कुछ टाइम। सो यहाँ पे आके इसने क्या करवाया, ब्रेक अप्लाई करवाए, ब्रेक अप्लाई करवा दिया। इस पॉइंट पर आकर क्या किया, ब्रेक अप्लाई करवाया। एंड यहां पर आकर क्या होगा, व्हीकल स्टॉप, यहां पे आके व्हीकल रुक चुका, ये व्हीकल स्टॉप है। आई तीनों चीजें समझ में, तीनों पोजीशंस। सो यहां पे देखा, यहां पे ब्रेक अप्लाई किया एंड वहां पे रुक चुका। ठीक, सो इसने देखने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया है, देखने के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस तो कवर किया इसने ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद में। एंड यही डिस्टेंस क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ना। इतना डिस्टेंस इसको चाहिए पूरा प्रॉपर सामने, जिससे कि वो अपने कोलिजन को बचा सके किससे, ऑब्स्ट्रक्शन से। आगे पॉइंट समझ क्या मतलब है। चलो अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v kmph, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, क्यों कम हो जाएगी, सेम ही तो रहेगी, क्योंकि यहाँ तक तो ब्रेक ही अप्लाई नहीं हुआ, ब्रेक तो यहाँ पर आकर अप्लाई हुआ है, इससे आगे कम होगी। लेकिन यहाँ पे कितनी होगी, जो पहले थी वही होगी ना सेम। तो यहाँ पे कितनी रहेगी, v kmph ही रहेगी, और यहाँ पर कितनी हो गई, v इज इक्वल टू 0 हो गई, यहाँ पर हो गई v इज इक्वल टू 0। अब इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक है ये वाला पार्ट एंड दूसरा पार्ट क्या है आपके पास में, ये वाला पार्ट है। दो पार्ट में ब्रेक कर दिया इसको भी, P से Q एंड Q से R, एंड दैट डिस्टेंस P से Q is called as a leg distance and that distance Q से R is called as what, braking distance कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। बताओ अभी इसको समझते हैं क्या मतलब है। लैग डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो कि व्हीकल ने कवर करा ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में तो कवर किया ना वो डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस। भाई ये P से Q तक क्या चल रहा है, इसका रिएक्शन टाइम में तो चल रहा है। सो द डिस्टेंस व्हिच इज कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, लैग डिस्टेंस कहते हैं इसको। पूरे के पूरे लैग डिस्टेंस में स्पीड कितनी थी, v kmph ही तो थी, सेम थी ना। और Q से R क्या डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ये वो डिस्टेंस है जो कि ब्रेक्स को अप्लाई करने के बाद में ट्रेवल किया है व्हीकल ने। ऐसा नहीं है ना ब्रेक अप्लाई करते एकदम रुक जाएगा, उसके बाद भी डिस्टेंस मूव करेगा। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, जो उसने कवर किया आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, इसको कहते हैं क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। आगे दोनों समझ में पॉइंट, ये पॉइंट से आपके पास में। सो डायग्राम बना लो, लैग डिस्टेंस हो गया एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। SSD इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस
ब्रेकिंग डिस्टेंस, leg distance plus braking distance. These are the points. सो कल से कितने बजे क्लास होगी तुम्हारी? 1 बजे तक तो वही चलेगी शायद, है ना? इसके बीच में गैप भी चाहिएगा आधे घंटे का। 45 मिनट कर लो ना, ना कम रहेगा ना ज्यादा रहेगा। आधे घंटे वाले भी कुछ हो जाएंगे एंड 1 घंटे वाले भी, तो 45 कर लेते हैं। तो लगभग कितना हो जाएगा टाइम? 145 ना, 145 से लेके लगभग 2:45, 3:45, 4, 4:30 तक, 4 बजे तक लगभग, है ना? 4 तक मान लीजिए। बना लिया? बनाओ। कौन से वाला एग्जाम? एसएससी जेई का? नहीं, नवंबर में भी नहीं होगा एग्जाम तो। कहाँ अभी डेट वेट है कुछ? अभी तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है तुम्हारे पास नोटिफिकेशन? फेसबुक पे? अभी तो कोई खबर ही नहीं है। बना लिया? चलो इसमें हेडिंग डालो फर्स्ट, बनाओ। लेग डिस्टेंस, फर्स्ट हेडिंग लिखो लेग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस, लेग डिस्टेंस में लिखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, the distance traveled by the vehicle, the distance traveled by the vehicle at uniform speed, the distance traveled by the vehicle at uniform speed during the, at uniform speed during the total reaction time, during the total reaction time। आगे समझ में पॉइंट? सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम एट यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं डिस्टेंस को? लेग डिस्टेंस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लेग डिस्टेंस। अब इसके लिए फॉर्मूला देखना है कि भाई फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में। देखो स्पीड पता है तुम्हें v के mph है, एंड हमें टाइम भी पता है। कितने टाइम में कवर किया इसने डिस्टेंस? रिएक्शन टाइम में, रिएक्शन टाइम में किया है ना। सो क्या हम टाइम पता है हमें, स्पीड पता है, कि डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे हम? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ये कंडीशन बन गई। स्पीड कितनी थी? v, अभी कैपिटल v लिखना है यहाँ पे जरा। अभी ऐसे नहीं कि ऐसे डिजाइन बना रखा है कि भाई कैपिटल लिखना है, ये कैपिटल ही दिखना चाहिए। अभी तक क्या लिखते हैं स्पीड को तुम हर जगह पर? स्मॉल लिखा है सब जगह पर। हाँ कुछ भी लिख दिया जो मन करा। वो कैपिटल वी लिखना है हर जगह पर ना। चलो स्मॉल लिख लो, कैपिटल लिख लो, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस समझना बस क्या है वो बताता हूं मैं अभी। ये v के एमपीएच है और टाइम कितना है आपके पास में? टीआर है ना, रिएक्शन टाइम भी तो है टीआर, ठीक है। इज इक्वल टू व्हाट? लेग डिस्टेंस इज इक्वल टू लेग डिस्टेंस। अब देखो जरा यहाँ पे
हमें चैप्टर जब हमने शुरू किया था उस समय बोला था कि डिस्टेंस हमेशा किस में लिखेंगे, मीटर में ना। सो ये मीटर है, टाइम हमेशा किस में होगा, सेकंड में होगा, एंड स्पीड किस में होगी हमेशा, kmph में होगी। लेकिन इसके हिसाब से ये इक्वेशन तो बैलेंस हो ही नहीं रही है ना भाई, kmph में ये है, ये सेकंड में है और ये मीटर में, ऐसे कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, क्या बैलेंस हो रही है इक्वेशन, एवरी इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे उसको, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपके पास, मीटर बचेगा ना। सो स्पीड को करना पड़ेगा कन्वर्ट किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, इधर देख लो, जैसे स्पीड कितना लिखा हुआ है v kmph लिखा हुआ है, करो इसको कन्वर्ट, v इंटू 1000 बाय 3600 किस में हो गया है कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट हो गया ना, हो गया कन्वर्ट। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 5/18 इंटू वी, ये भी तो लिख सकते हैं, 5/18 इंटू वी लिख सकते हैं, ये मीटर है, ये मीटर ही तो है ना। लेकिन इसी को और क्या लिख सकते हो, 0.277 इंटू वी भी तो लिख सकते हो। 5/18 को देखो कितना आ रहा है, 0.278 आएगा निकल के ना, 5/18 कितना आएगा, 0.278 आएगा इंटू वी, और ये किस में आएगा, मीटर में तो आएगा है। अच्छा हाँ, मीटर पर सेकंड ना, यस, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में हो गया कन्वर्ट ये। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम v के एमपीएच को, v तो ये अभी v किस में है, ये तो kmph में ही है ना, इसको तुमने 0.278 से मल्टीप्लाई करा तो वो किस में आ रहा है आंसर निकल के, मीटर पर सेकंड में आ रहा है। लेकिन v किस में पुट करोगे, kmph में रखा जा रहा है ना अभी। लेकिन अगर मैंने 0.278 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो रखा है, मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी कन्वर्ट हो रखा है। यही तो पॉइंट है आपके पास। सो अगर आप kmph वाले को 0.278 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर किस में आता है निकल के, मीटर पर सेकंड में निकल कर आता है। लेकिन v अभी भी किस में रखते हैं, किलोमीटर पर आवर में ही तो रखते हैं, ये अभी भी किस में है, ये तो अभी भी kmph में ही है। सो यही तो काम यहाँ पर भी करना है। तो मैं देखो ये क्या लिखा हुआ है, v kmph है, इसको मैं अगर 0.278 इंटू कैपिटल V इंटू TR लिख दूं तो ये किस में बनेगा, लेग डिस्टेंस, मीटर में बनेगा ना। और V किस में रख रहे हो, अभी भी kmph में रख रहे हो। लेकिन क्या ये इक्वेशन अब बैलेंस भी हो गई, हो गई ना बैलेंस, अगर आपने 0.278 से मल्टीप्लाई कर दिया तो। आया समझ में कॉन्सेप्ट। सो यही तो पॉइंट था आपके पास जस्ट। तो अब यहां से ये डिस्टेंस आ गया लेग डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है आपके पास लेग डिस्टेंस का, LL से डिनोट कर रखा है। यस, V किस में है, kmph में है, TR किस में है, सेकंड्स में, एंड ये किस में है, मीटर ना। ये आ गया फॉर्मूला। अब इसको नोट कर लेंगे, ये पूरा नोट कर लो ना। ऐसे लिख लिया। हो गया, बताओ हो गया, नहीं हुआ, करो।
हो गया, लिखो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो अब। सो लेग डिस्टेंस तो हो गया ना आपके पास में। नेक्स्ट क्या आता है अब आपके पास, ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है। लिखो ब्रेकिंग डिस्टेंस, लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। ब्रेकिंग डिस्टेंस में लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, distance traveled by the vehicle after application of the brakes, after application of the brakes until after application of the brakes until vehicle comes to stop, until vehicle comes to stop, after application of the brakes until vehicle comes to stop, until vehicle comes to stop। आ गया पॉइंट समझ में। ब्रेक अप्लाई करने से कब तक का डिस्टेंस, जब तक व्हीकल पूरी तरह जीरो पोजीशन पे नहीं आ जा रहा है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं इसको। आगे लिखो पॉइंट, ब्रेकिंग डिस्टेंस विल डिपेंड ऑन, ब्रेकिंग डिस्टेंस विल डिपेंड ऑन फर्स्ट ब्रेकिंग एफिशिएंसी, विल डिपेंड ऑन फर्स्ट क्या लिखना है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी। सेकंड लिखो स्पीड ऑफ द व्हीकल, ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी था। सेकंड क्या था आपके पास में, स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ द व्हीकल है। एंड थर्ड क्या है आपके पास में, स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। एंड ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का स्लोप होता है इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। इसके ब्रैकेट में लिख लो ग्रेडियंट, याद रहेगा ना आगे। स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। चलो आया समझ पॉइंट ये। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है वो डिफाइन कर दिया। किस किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा बताओ, ब्रेकिंग एफिशिएंसी पर भी एंड स्लोप पर भी डिपेंड करेगा। तीनों पॉइंट आ गए आपके पास। अब यही सारे पॉइंट तुम्हें दिखाई देंगे, ये जो फैक्टर अभी लिख रहे हो ना थ्योरी में, तुम यहाँ पे जब इसके फॉर्मुला निकाल कर लेकर आओगे, फॉर्मुले में भी ये सारे फैक्टर दिखाई देंगे तुम्हें, सारे के सारे फैक्टर दिखाई देंगे। स्पीड भी दिखेगा, ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी दिखाई देगा, ग्रेडियंट भी दिखाई देगा, रिएक्शन टाइम भी दिखाई देगा, सब दिखाई देगा फॉर्मुले में। अब क्या करना है, नेक्स्ट फॉर्मुला देखना है, इसका कैसे फॉर्मुला लिखेंगे। अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मुला बता रहा हूँ, कैसे अप्लाई करना है उसको, इसका डेरिवेशन करेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है। अभी डायरेक्टली फॉर्मुला देखिए पहले कि फॉर्मुला आएगा क्या, और इसको ड्राइव कब करेंगे, कल करेंगे। तो फॉर्मुला होगा आपके पास में ब्रेकिंग टाइम, ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 254 f प्लस माइनस g% बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला, v स्क्वायर बाय 254 ब्रैकेट f प्लस माइनस g% बाय 100। इसका मतलब समझो क्या मतलब है किस टर्म का। ये v तो क्या है आपके पास में, वेलोसिटी है, कौन सी यूनिट में, kmph में है, kmph हो गया, ठीक है। चलिए अब ये स्मॉल f क्या है, कौन से वाला, कौन से वाला, लॉन्गिट्यूडनल है। आप जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वो अलोंग द लेंथ होता है, तो अलोंग द लेंथ कौन से वाला आएगा कोएफिशिएंट, लॉन्गिट्यूडनल आएगा ना। तो ये आपके पास कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया है, आगे समझ में कहानी। और इसकी वैल्यूज कहां से उठाएंगे, वो टेबल बनवा रखे देखो एक पहले ना, वो टेबल लिखी हुई है ना एज पर द स्पीड। और ये g% क्या है, ये ग्रेडियंट की वैल्यू है आपके पास में। किसकी वैल्यू है, ये ग्रेडियंट की वैल्यू है, 2%, 3%, 4%। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस कब बनेगा, जब ऊपर वाला होगा, जब ग्रेडियंट कैसा होगा, राइजिंग होगा। सो प्लस कब लिखोगे, राइजिंग ग्रेडियंट पे। ओके, एंड नेगेटिव कब लिखोगे, फॉलिंग ग्रेडियंट पे, ग्रेडियंट पे। एंड इसको जीरो कब लिख दोगे, अगर रोड कैसी है, फ्लैट है, फ्लैट रोड पे ये कंडीशंस आ गई। आया समझ पॉइंट, ये बनेगा।
क्या नोटेशन लिख लो कुछ भी, पेपर में थोड़ी पूछेगा कि नोटेशन क्या लिखा था वहां पे, इसको एल भी लिख दो। अब ठीक है, फॉर्मूला पूछेगा आपसे कि न्यूमेरिकल करवाएगा, इसलिए बताओ ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। ठीक, तो ये कंडीशन आ गई आपके पास में, नोट कर लिया। अब इसमें फाइनली क्या बनेगा एसएसडी का फॉर्मूला आपके पास, एसएसडी विल बी इक्वल टू व्हाट, एलएल प्लस एलबी and it can be written as 0.278 into VTR plus V square by 254F plus minus G by 100 ना, बताओ आएगा यही फॉर्मूला ना। अब इसमें प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है, इसको जीरो कब कर देना है, वो आपने देखी ली केसेस। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये सब कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। एक वो ग्रुप बना हुआ है तुम्हारा व्हाट्सएप पे, उसमें सब ऐड है, ऐड नहीं हो तो उसमें ऐड हो जाना ना, क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चन वगैरह मतलब जैसे भेजने होते हैं, सो ग्रुप पे भेज देते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन भेजने होते हैं प्रैक्टिस के लिए या फिर क्लास में करवाने होते हैं, तो उसको कहाँ पे सेंड कर देते हैं, ग्रुप पे भेज देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उसमें ऐड हो जाना अभी ना, मतलब जो ऐड नहीं है। चलो एक नोट लिखो, SSD on descending gradients, SSD on descending gradients, SSD on descending gradients is higher than, SSD on descending gradients is higher than ascending gradients, is higher than ascending gradient. SSD on descending gradient is higher than SSD on ascending gradient। क्या मतलब है descending gradient का, वही सेम है, उसको फॉलोइंग बोल दो आप या फिर क्या बोल सकते हो, डिसेंडिंग भी कह सकते हो, राइजिंग बोल दो या फिर असेंडिंग भी कह सकते हो। कैसे समझो, देखो इसको, इसी चीज को फॉर्मूले में देखो आप। लेट अस सपोज ग्रेडियंट कैसा है आपके पास में, असेंडिंग है, ग्रेडियंट कैसा है, असेंडिंग है। अगर असेंडिंग ग्रेडियंट है तो यहाँ पे प्लस लगाओगे, ये वैल्यू बढ़ेगी, अगर प्लस लगेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये टोटल कम होगा, कम होगा, ये टोटल कम होगा तो ये भी कम निकल कर आएगा। आया समझ में पॉइंट, असेंडिंग वाला केस था ना अभी, अब डिसेंडिंग में आओ, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ये वैल्यू क्या करेगी, पूरी बढ़ेगी, ये टोटल भी क्या करेगा, बढ़ेगा ना। तो ये तो लिखा भी आपने पॉइंट, SSD ऑन डिसेंडिंग ग्रेडियंट इज हायर देन SSD ऑन असेंडिंग ग्रेडियंट। और ये तो पता भी है तुम्हें खुद से, भाई नीचे आ रहे हो फ्लाईओवर से उतर के, सो ज्यादा डिस्टेंस चाहिए तुम्हें रोकने के लिए, और अगर ऊपर जा रहे हो तो कम में काम हो जाएगा। बताओ यही तो पॉइंट है, आया समझ पॉइंट। चलिए ये भी हो गया। अब एक पॉइंट था आपके पास में, कौन से वाला, एक ऑब्स्ट्रक्शन वाला भी तो लिखवाया था, क्लोज लो बताया था कि भाई SSD के लिए अगर आपको किसी को ऑब्स्ट्रक्शन बोलना है तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 0.15 ना, वो भी लिख लेते हैं पॉइंट, लिखो नोट करके लिखो। फॉर मेजरिंग SSD, for measuring SSD, IRC has suggested the, for measuring SSD, IRC has suggested the height, for measuring SSD, IRC has suggested the height of eye levels of driver, eye level, IRC has suggested the height of eye levels of driver is equal to 1.2 meter, is equal to 1.2 meter above the road surface, above the road surface, above the road surface, and height of object to be considered, and height of object to be considered as obstruction, and height of object
to be considered as obstruction is equal to 0.15 meter is equal to 0.15 meter above the road surface is equal to 0.15 meter above the road surface. So height of the object to be considered as obstruction is equal to 0.15 meter above the road surface. क्या मतलब है, दूसरे वाला पॉइंट तो आ रहा होगा ना समझ में कि भाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एज ऑब्स्ट्रक्शन कितना कंसिडर करेंगे, 0.15 कंसिडर कर लेंगे, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन से कोलिजन बचाना है तुम्हें, इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन दिखना भी तो चाहिए। अब ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा या नहीं दिखेगा, मतलब एक सफिशिएंट डिस्टेंस से दिख जाना चाहिए तुम्हें ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द ड्राइवर साइज, ग्राउंड से ऊपर कितनी है। जैसे ट्रक में है, ट्रक में हाइट बहुत ऊपर होती है, एक है बाइक पे हाइट नीचे रहती है, तुम्हें दोनों में से कौन से वाले केस में दूरी से दिखाई दे जाएगा ऑब्जेक्ट, ट्रक में दिख जाएगा ना, क्यों, आइज लेवल क्या है ड्राइवर का, बहुत ऊपर है, बाइक में इतना जल्दी नहीं दिखाई देगा वो, मतलब दिखेगा लेकिन कम दूरी से दिखाई देगा, ट्रक के केस में ज्यादा दूर से दिखाई दे जाएगा। आया समझ में पॉइंट ये। अब तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन से कोलिजन बचेगा या नहीं बचेगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द आइज लेवल। जितना दूर से दिखाई देगा उतना ज्यादा सेफ रहेगा ना तुम्हारे लिए, जितना पास से आगे दिखाई देगा उतने ज्यादा दिक्कत रहेगी। तो अब हाइट जो है ड्राइवर्स आइज की वो हर किसी व्हीकल में अलग अलग होती है, बाइक में अलग है, कार में अलग है, बस में अलग है, ट्रैक्टर में अलग है, स्कूटर में अलग है, ट्रक में अलग है। सो सिंस अलग अलग हो रही है तो इसके लिए भी क्या बता दिया IRC ने तुम्हें, एक फिक्स वैल्यू बता दी। SSD की कैलकुलेशंस के लिए हाइट ऑफ द आइज लेवल ऑफ द ड्राइवर कितना लेके चलेंगे हम, हमेशा 1.2 मीटर लेके चलेंगे। आगे समझे पॉइंट क्या है। तो सब IRC की रिकमेंडेशन चल रहे हैं, देखो 1.2 मीटर वाला भी हो गया क्लियर आपके पास में, एंड 0.15 वाला भी क्लियर हो चुका है। आई थिंक क्लियर है सारी चीज, बताओ आया समझ में पॉइंट, ये था आपके पास जस्ट। सो ये भी हो गया पॉइंट, बताइए क्लियर है कहानी, ये दोनों क्लोज आ गए ना समझ में। चलिए सो ये भी समझ में आया पॉइंट ना। अब क्या करना है बताओ, अब कल से तुम्हारी कितने बजे क्लास है सुबह शुरू, 10 से 1 तक लगभग, है ना, 10 से 1 तक लगभग, एंड फिर दूसरे वाली कब से, मतलब जब भी पहली क्लास आपकी छूटेगी तो उसके लगभग 45 मिनट बाद मान लो आप ना। घर जाकर क्या करना है बताओ, अब रिवाइज कैसे, थोड़ी 10-20 घंटे तक उसको लिख कर देख रहे हो तुम, भाई रिवीजन का क्या मतलब है, बस घर पर गए 5 मिनट में ऊपर से देखिए जो भी पढ़ा है क्लास में, बस और कुछ नहीं। और क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं जस्ट, इससे अलावा कुछ नहीं करना हो, ठीक है। तो रिवीजन का बस एक तरीका है, जो भी नोट्स बनाए क्लास में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास में ही समझ लेने हैं सारे, जिससे कि घर जाकर आपके पास एक काम बचे, उसको जाओ नोटबुक को खोलो, बस 5 से 10 मिनट में उसको ऊपर से देख लो, क्या क्या वैल्यू थी, कैसे कैसे फॉर्मूले आ रहे थे, और क्या उठाकर बैठ जाना है, सीधा क्वेश्चन उठा के बैठ जाना है बस। क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, 2-4 क्वेश्चन अपने आप दिमाग में सारी चीजें याद हो जाएंगी खुद से खुद, अलग से नहीं एफर्ट डालना पड़ेगा उनको याद करने में। और अगर ये सोचोगे कि मैं लिख के याद करूँ थ्योरी को, क्वेश्चन नहीं करूंगा तो दिक्कत है, तब भूल जाओगे। तो याद करने का सही तरीका क्या है, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएंगी सारी थ्योरी। लिखना नहीं है कि बस वो लिख के देख रहे हो, देखो जो क्लास में पढ़ा है उसको लिख के देख रहे हो, वो तो क्वेश्चन करोगे 2-4 अपने आप सब याद हो जाएगा। आया समझ में पॉइंट। तो आगे कल करते हैं कंटिन्यू ना। तो क्लास का टाइम वही, जो पुरानी जो भी छुट्टी आपकी सोमवार जब भी छुट्टी क्लास, उसके लगभग 45 मिनट बाद मान लीजिए दूसरी शुरू हो जाएगी ना। चलो ठीक है।